अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। चार्ली कर्क कत्ल हो गया है और चार्ली कर्क एक इस्लाम दुश्मन रिटार्डेड किस्म का इंसान था। हमें अफसोस है कि उसको इस तरह कत्ल कर दिया गया है, एक शूटर ने आके उसको मार दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे दोस्त कंस्पिरेसी थीरीज़ में नहीं मानते थे वो एक दफ़ा अपने दिमाग खोलें, चाको चुबंद होंगे आगे पीछे क्या हो रहा है। जिस मैनर में चार्ली कर्क को कत्ल किया गया, जिस तरह स्नाइपर ने एक सब्सटेंशियल डिस्टेंस से उसको शूट किया, मल्टीपल शूटर्स मौके पे रिपोर्ट हो रहे हैं, पुलिस 2 दफ़ा बंदों को अरेस्ट करती है फिर रिलीज़ कर देती है कि ये गलत बंदे हैं हमारे पास, और कोई समझ नहीं आ रहा किसने किया। इससे आपको क्या समझ आता है कि ऑब्वियसली ये CIA ऑपरेशन था। ये जो पूरी दुनिया है ना, ये जो आइडियोलॉग्स की दुनिया है, जो आइडियाज़ प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, फ्रंट लाइन पे आपको रेडिकलाइज कर रहे होते हैं, चार्ली कर्क हो गया, टकर कार्लसन हो गया, सैम सीडर हो गया, दोनों साइड्स ऑफ स्पेक्ट्रम पे, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस के परव्यू के अंडर होते हैं। बहुत रेयर होता है कि इनमें से लोग उस पैराडाइम से बाहर निकले, और जो निकलते हैं वो अपनी जानें बचा के मुल्क से बाहर बैठे होते हैं। जितना बड़ा क्रैकडाउन आपकी थॉट पे अमेरिका करता है तो आप पाकिस्तान की रियासत को भूल जाएंगे। वो अपने हरकतों में बेहतर हैं, मीनिंग कि उनके प्रोसेसेस बेहतर हैं हमारे से। वो आपको ज़्यादा टेक्निकल तरीक़ों से फंसाते हैं, लेकिन कहानी घर घर की सेम है। यहाँ पे इस वक्त 1 लाख से ज़ायद लोग हैं जिनको पासपोर्ट कंट्रोल की मुख्तलिफ लिस्ट पर डाल दिया गया है पाकिस्तान की, कि वो पाकिस्तान एग्ज़िट नहीं कर सकते, जिसमें 100 से ज़्यादा यूट्यूबर और सहाफ़ी हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं कहीं भी। आपके थोड़ी सी थॉट्स डिफरेंट हो, आपको लेबल कर दिया जाता है। अमेरिका में क्लासिक टूल था कि आपको वो कहते थे कि आप यहूदियों से नफ़रत करते हैं अगर आप थोड़ी सी क्रिटिक करते थे इसराइल की रियासत की। पिछले 2 साल में इसराइल की रियासत की जहालत, जहारियत और बर्बरियत की वजह से पूरी दुनिया ने उनको तनकीद का निशाना बनाया है। एक छोटी सी रिपोर्ट महरोज़ और हमारी टीम ने इकट्ठी की है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो जानवर है जिसका नाम है इसराइल, इसका क्या मेयार है, क्या सोच और क्या लेवल है। गाज़ा और वेस्ट बैंक के नंबर्स मैं आपको अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 के बताता हूँ। 64,300 फ़लस्तीनी उन्होंने शहीद कर दिए। कितने? 64,300। ये उतने ही लोग हैं जितने लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया था इस इलेक्शन में। यानी कि जितने शरीफ साहब को वोट पड़े थे उतने लोग इसराइल ने फ़लस्तीन में शहीद कर दिए। मावार एवरेज, इस 24 तकरीबन महीने की ड्यूरेशन है, मावार एवरेज 540 बच्चे शहीद किए। 1,62,000 लोगों को लाइफ चेंजिंग इंजरीज दे दी। यानी कि किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी का सर फट गया, किसी की आंख निकल गई, यानी उनको परमानेंटली माजूर कर दिए। और आप तो कहेंगे ना, और ये हमारे यहाँ पे भी कुछ टाउट सहाफ़ी थे जो कहते थे कि जनाब असल में हमास ने ऐसे किया तो फिर यूं हो गया, तो फिर इस तरह होगा, तो फिर ये रिस्पॉन्स में तो होता है। ये बात सच होती है अगर उन्होंने सिर्फ कहानी गज़ा तक रखी होती। वेस्ट बैंक में क्यों बंदे मार रहे हैं? चलें, वेस्ट बैंक और गज़ा कसूर है कि वहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं। 12 दिन की जंग इसराइल ने ईरान के साथ लड़ी, जिसके अंदर उन्होंने 200 जहाज़ इस्तेमाल करके 100+ मिसाइल मारे, जिसमें न्यूक्लियर मिलिट्री फैसिलिटीज़ टारगेट की। इस टोटल के अंदर 1190 ईरानी लोग शहीद कर दिए गए। इनका क्या कसूर था? उसके बाद आ जाएं ईरान के ऊपर अक्टूबर 2024 में जो हमला हुआ, जहाँ पे 3 वेव ऑफ स्ट्राइक हुई, 20 ईरानियन, इराकी, सीरियन टारगेट्स के ऊपर 100+ एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया। फिर इस्माइल हानिया की असैसिनेशन पे आ जाएं, हसन नसरल्ला की असैसिनेशन पे आ जाएं, फिर लबनान के ऊपर हमलों के आ जाएं जहाँ पे 550 लोग मरे थे, फिर सीरिया के ऊपर आ जाए, लबनान में 550 लोग शहीद हुए थे, फिर सीरिया के अंदर आ जाएं जहाँ पे उन्होंने तकरीबन 100 अटैक सिर्फ 2025 में किए हैं, 135 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को तबाह किया और 61 लोगों को शहीद कर दिया। और यमन के अंदर उन्होंने इस वक्त 18 से ज़ायद लोग शहीद कर दिए। तो ये कौन सी जगह है जो इसराइल समझता है कि हमास वहाँ एग्जिस्ट करती है और नहीं करती? बेंजामिन नेतन्याहू साहब बकवास करते हैं अपनी तकरीर में और कहते हैं कि जनाब हमने वही किया जो अमेरिका ने किया उसामा बिन लादेन के केस में। आप सबसे पहले उसामा बिन लादेन जो दुनिया का ग्लोबल टेररिस्ट है, दुनिया उसको टेररिस्ट मानती है, दुनिया उसके मैन हंट पे थी, उसके ऑपरेशन को अपनी जहालत जो आपने कतर में की है कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमास कतर में नेगोशिएशंस के लिए आया हुआ था टर्की से।
अमेरिका के दावत देने के ऊपर, और इसराइल ने अमेरिका को गो अहेड दिया था कि आप ये नेगोशिएशन करें। आपने लिटरली सुलहनामा के टेबल पे किसी को बुला के उन पे फायर खोला। यानी आपसे ज़्यादा घटिया, गिरा हुआ, लो लाइफ हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये आपका लेवल है। तो भाई हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जो मामलात हरकतों सकनात हो चुकी हैं दुनिया के अंदर, कौन मानेगा कि जनाब यूएन की औकात है, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की औकात है, या किसी मुल्क के कानून की औकात है? आप दुनिया का रिस्पांस देखें। ईयू कह रहा है कि हम रिविजिट करते हैं इसराइल के सामने ट्रेड करना है कि नहीं करना है। कनाडा ये बात कर रहा है। दुनिया का हर मुल्क सवाए हमारा जाहिल हमसाया इंडिया, जो मोदी की फैशिस्ट गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल ही दिमागी तौर पे बुखला गया। अब तो इंडिया में से लोग तनकीद करके मेरे भाई इसराइल के जेनोसाइड को जेनोसाइड तो कहो, उनके अलावा हर मुल्क कंडेम कर रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप समझें कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यूनिक नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में ताकतवर कमज़ोर को दबाता है जहाँ तक कमज़ोर बर्दाश्त कर सके। जहाँ कमज़ोर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कमर टूट जाती है या वो उठ खड़ा होता है, कहता है नहीं मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा। नेपाल के अंदर उनके लोगों ने कहा हम बोझ नहीं उठाएंगे। इस वक्त पूरी की पूरी पीटीआई का नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है कि जनाब नेपाल में हुआ है तो पाकिस्तान में हो सकता है। हजूर श्रीलंका में भी हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ। आप कभी भी एक मिसाल को लेके किसी और मुल्क पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये पिट थक गए कि यार अगर आपको लगता है कि मॉडर्न डे डेमोक्रेसी इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी है, तो इंग्लैंड की डेमोग्राफिक, एजुकेशन स्टैंडर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उनकी मोनार्की की हिस्ट्री, उनकी ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी देखते हुए आप ये बात कर सकते हैं। पाकिस्तान 70 साल पहले आज़ाद हुए। 70 साल में हो सकता है कि हम इस वक्त पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए तैयार ना हो। तो हर मुल्क, एक कौम एक फ़ेज़ के थ्रू गुजर रही होती है, आपने उस फेज़ के मुताबिक सोल्यूशन देना होता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो गोरी सरकार करी है मुल्क में कॉपी करके लगा दो। मुशर्रफ साहब ने डिक्टेटरशिप नाफज की हुई है और उन्होंने डिसाइड किया कि यार क्योंकि दुनिया भर में मीडिया चैनल बहुत बन रहे, पाकिस्तान में भी बनने चाहिए। अपने सारे दोस्तों यारों को लाइसेंस बांट दिए। आज वही मीडिया एम्पायर्स कंट्रोल करते हैं नैरेटिव, झूठ पे झूठ बोलते हैं, रिपोर्टिंग सही नहीं करते। ये जो फ्लड्स में हो रहा है मुल्क के अंदर, इसके ऊपर अगर सोशल मीडिया ना एग्जिस्ट करता होता तो मेरा ख्याल है आधी कौम तो डूब जाती पंजाब की, क्योंकि सरकार को फ्लड से 2 महीने पहले रिपोर्टें मिल चुकी थी कि इस फ्लड्स में क्या होना है, मानसून में क्या होना है। अब तैयारी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई हिफाजती बंद ही नहीं बनाए। अगर आप सिर्फ एक रूडा और लाहौर की मिसाल ले लें, रूडा ने खुद रिपोर्ट्स जमा कराई हैं कि जनाब ये इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई पेशरफ्त करने को ही नहीं तैयार, कोई काम करने को ही नहीं तैयार। 2022 के फ्लड्स के पहले भी रिपोर्ट्स जमा थीं, फ्लड्स के दौरान कुछ नहीं हुआ, और पोस्ट फ्लड्स भी सरकार ने जो प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए, वो पैसे लगे ही नहीं। इस दफ़ा भी लगता है यही होगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। शबाशी साहब इस वक्त कतर चले गए हैं एक डे के विज़िट पे, और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी स्टेप है। डेफिनेटली पाकिस्तान को ना तो सिर्फ सॉलिडारिटी कतर के साथ शो करनी चाहिए, बट अब मसल्स फ्लेक्स करने का टाइम आ गया है। वाक़तन एक रिटेलिएशन टूवर्ड्स इसराइल नेसेसरी हो गई है, वरना इसराइल का जो जानवर है वो जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मत जिसके दिल चाहे घर में घुस जाओ, मिसाइल मार दो। देखिए इंडिया ने ये स्टूपिड हरकत पाकिस्तान में परफॉर्म की तो पाकिस्तान ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी। अब हमारे मुसलमान ममालिक जो मिडिल ईस्ट हैं वो ये कैपेसिटी नहीं रखते। ईरान जितना जोगा था उसने उतना काम कर दिया। अगर आज पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपके ख्याल से कतर कितना दूर है पाकिस्तान से, ईरान कितना दूर है पाकिस्तान से?
इवन जो नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का नाम 2 दफ़ा लिया है, वो एक पोजीशनिंग कर रहा है दुनिया के नैरेटिव में, दोबारा पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी से जोड़ना चाह रहा है, जो दुनिया ने आइडिया रिजेक्ट किया है इंडिया की कोशिश करने के बावजूद। लेकिन वो इंसान इतना गलीज़ है कि वो ये हरकत फिर कोशिश कर रहा है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जो इसराइली हॉस्टेजेस हमास के पास हैं वो वापस हो। अमीर कतर ने कहा है कि इस हमले के बाद आपको लगता है कि हमास आपके साथ बात करेगी या फिर आपको हॉस्टेज वापस हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। रियलिटी ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, उसको फाइनली वॉर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने का टाइम स्टार्ट हो गया। पुतिन के ऊपर जितने सैंक्शंस, जितने कदगन लगे हैं यूक्रेन वाली वॉर के, वो वॉर जो नेटो ने बाकायदा यूक्रेन को धक्का मारा कि जब तुम जाके करो, उसका 10वां हिस्सा नेतन्याहू के साथ नहीं हुआ। तो फिर ये जो लोग अमेरिका में बैठे हैं जो कहते हैं हम लैंड ऑफ द फ्री हैं, नहीं सर, आप लैंड ऑफ इजराइल हैं। आपकी हैसियत और औकात इजराइल से चलती है और हम पाकिस्तान को ये बनने नहीं देंगे, डिस्पाइट कुछ सहाफ़ियों की कोशिश, डिस्पाइट कुछ सियासतदानों की कोशिश। जब हमें नज़र आएगा कि इसराइल हमारे मुल्क के अंदर कोई भी पेनिट्रेशन कर रहा है, इन रोड्स बना रहा है, तो हम ना तो सिर्फ ये वीडियोस बनाएंगे, हम सड़कों पर आगे चीखेंगे, पुकारेंगे। क्योंकि मसाद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि CIA भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। CIA मुसाद को अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग्स के लिए बुलाती है, वो लहदा सेफ हाउसेस में बुलाती है। क्यों? क्योंकि मुसाद हर दफ़ा जब मीटिंग में आता था वो CIA हेडक्वार्टर्स को बग करने की कोशिश करता था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अक्टूबर 7 यहूदियों के ऊपर सबसे बड़ी साजिश थी और सबसे बड़ा जुर्म था हॉलोकॉस्ट के बाद। कई हॉलोकॉस्ट इसराइल कर चुका है फ़लस्तीन के लोगों पे, कई हॉलोकॉस्ट, चाहे वो पहला नकबा हो, चाहे वो 2014 की जंग हो, चाहे वो मैसेकर्स हो। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा वो ये कर चुके हैं। लोकल न्यूज़ में अगर देखें तो अलीमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है। अब ऑफिशियल पासपोर्ट क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस वक्त? ऑफिशियल पासपोर्ट हर चीफ मिनिस्टर सूबे को मिलता है, उससे आपकी ट्रैवलिंग फेली आसान होती है। जिस दिन आप स्वेरन होते हैं उस दिन आपको मिल जाता है। ऑफिशियल पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में फ़र्क होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सबसे तगड़ा होता है, फिर ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, फिर मेरा और आपका आम पासपोर्ट होता है। ये उन्होंने बात क्यों की है? ये बात इसलिए की है कि इमरान खान साहब ने जेल से में से बैठे उन्होंने कहा कि तुम काबुल जाके मीटिंग करो। तो अलीमीन गंडापुर साहब इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने ऐलान किए थे मेरे पास तो ऑफिशियल पासपोर्ट ही नहीं है। आपका पासपोर्ट कहाँ है? आपका पासपोर्ट किसने जब्त किया हुआ है? पूरी की पूरी PTI की KPK गवर्नमेंट अब एक्सपोज हो रही है कि यार वो एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है अपने लीडर की सपोर्ट के लिए, अपने लीडर की हेल्प के लिए, वो सिर्फ इक़्तिदार एंजॉय करने के इंटरेस्ट में। आपको लाइव नज़र आ रहा है PTI के अंदर भगोड़ापन। मैं हैरान होता हूँ कि लोग यूट्यूबर्स पे और सहाफ़ियों गालियाँ दे रहे होते हैं कि तुमने गद्दारी कर दी खान से। हजूर, जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया उन्होंने गद्दारी की, जिन लोगों को आपने CM-शिप पे बिठाया उन लोगों ने गद्दारी की। हमारे पास कौन सी पावर या इख्तियार है कि हम गद्दारी करें या वफादारी करें? हम तो आपको फैक्ट्स बता सकते क्या है। रियलिटी ये है कि बुशरा साहिबा की तबीयत अंदर नहीं ठीक, उनको तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए इनको कोर्ट को पटिशन करना पड़ा है। अब पता चल रहा है कि जनाब उनकी कोई खैर खार की जाएगी, उनका ख्याल रखा जाएगा। उनके प्राइवेट डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा, ऑफिशियल सरकारी डॉक्टरों को। यानी फुल पिक्चर हमें कभी पता नहीं चलेगी। हर कोई सियासत खेलने पर तुला है। जो जर्नलिस्ट थे तैयब साहब, जिन्होंने वो बेहुदा अल्फाज अता फरमाए थे, सहाफ़ती बाउंड्रीज पार की थी और फिर उन पर जुल्म हुआ था उसके लिए, जो बिल्कुल गलत था, उनके बाकायदा मुकदमे दर्ज हो गए। इमरान रियाज खान को किसने उठाया था? वो मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हो सका। इमरान खान को गोली किसने मारी थी? वो मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हो सका। भाई, हमारे मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक मामला नहीं चलेंगे। अब अलीमीन गंडापुर साहब पे लिकर का केस कब से हुआ है? किसी हतमी इंजाम को पहुंचता ही नहीं है। अब अलीमीन गंडापुर साहब की चूड़ी टाइट करने के लिए इस्लामाबाद कोर्ट ने इशू कर दिए वारंट अरेस्ट के लिए कि जनाब तुम्हारी तरफ से पेश क्यों नहीं, तो तुम्हें हम अरेस्ट कर देंगे। इमरान खान साहब का 180 मिलियन पाउंड का केस के ऊपर स्पीडी ट्रायल करने की दरख्वास्त 3 महीने पहले दी गई थी और उसकी समाअत अब हुई है। यानी कि एक इंसान ये मुतालबा कर रहा है कोर्ट से कि मेरा स्पीडी ट्रायल किया जाए, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे जेल में रखा जा रहा है, तो उस रिक्वेस्ट की जिस पे डिसाइड होना है कि स्पीडी ट्रायल हो ना हो, उसको सुनने में 3 महीने लगते हैं। तो क्यों लोग पाकिस्तानी कोर्टों के पास जाएं? जब आप सड़कों पे कत्ले-आम देखते हैं कि लोग पावर अपने हाथ में ले लें और जुल्म बर्बरियत खुद करें, बदले खुद लें, उसकी वजह कोर्टों में किसको ट्रस्ट है? ज़ीरो बंदे को। और इस सारे पैराडाइम के अंदर जो हमारे
अपने नेपोटिज़म के बेनिफिशरीज़ हैं, जो सियासतदान बिलावल साहब हैं, उनकी बहन है मरीम साहिबा, ये क्या कर रहे हैं? बिलावल साहब फरमाते हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा बेहुदा नाम नहीं हो सकता था कि लिटरली आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी वालदा का नाम के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर खरबों की करप्शन होती है। बाय द वे, हमने इस पे एक नहीं 2 स्टोरीज की हुई है मुख्तलिफ औकात पे कि इतने वॉल्यूम में करप्शन होती है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और आम वाम को चाहिए कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे दें ताकि वो लोगों में डिस्पर्स कर सकें। ये लोग सिक हो चुके हैं। रादर दैन बिलावल ये कॉल दे कि जनाब आप लोग जिधर नज़र आए फ्लड विक्टिम उसकी मदद करें, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच रही वहाँ पे आप पहुँचे। वो लिटरली कह रहा है कि आप उस प्रोग्राम के अंदर पैसे दें जो मेरी अम्मी के नाम है ताकि मैं पीपल्स पार्टी का वोट बना सकूँ। मरीम साहिबा फ़ोटो ऑप्स करती हैं, बिलावल साहब ये हरकतें करते हैं। अब जलालपुर 3 दिन से पानी के नीचे है, अब मरीम साहिबा उसको जाकर विज़िट कर रही हैं। अब हर जगह स्टोरियां आ गई हैं सामने कि जनाब ये कश्ती इस तरह डूब गई, यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं पहुँच सकी। लिटरली तेज़ छोटी कश्तियों के ऊपर लोगों के घर डाके डाल रहे हैं। गांव वाले क्यों नहीं घर छोड़ने को तैयार? उनको डर है कि हमारी पोजेशंस ख़त्म हो जाएंगी। अभी मरीम साहिबा ने स्पेशल एड पैकेज अनाउंस किया है। 1 मिलियन ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज के लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कम्प्लीटली तबाहकुन घर के लिए, 5 लाख रुपए पार्शली डैमेज घर के लिए, 5 लाख फॉर लॉस ऑफ लार्ज एनिमल एंड 50,000 फॉर लॉस ऑफ स्मॉल एनिमल। आप समझ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आएंगे? हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास देने को? किसी के पास नहीं है। मैं बताता हूँ, जब से ये हुकूमत आई है ना, ऑन एवरेज ये डेली का 24 अरब रुपया कर्जा ले रहे हैं, अंदाजन गिव और टेक 1-2 अरब रुपये। मगर कोई सेंस नहीं किसी बात की। हम कर्जा लिए जा रहे हैं जो हम वापस नहीं दे सकते। हम प्राइवेटाइज़ करने कोई चीज़ जाते हैं, उस पर कोई बिड नहीं आती। हम एक एयरपोर्ट का, एविएशन अथॉरिटी का बिज़नेस प्राइवेटाइज़ करते हैं, हम ऐसी कंपनियों को दे देते हैं जो हमें काफ़ी हद तक यकीन है कि इजरायली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि आपकी मैपिंग हो रही है वहाँ इलाके की बैठ की। मसलन हम कुछ सीधा करने को नहीं तैयार। एक चीज़ जो हमारे हक़ में हुई है कि जनाब $500 मिलियन हमें मिलना है मिनरल्स की मद में, उसका रिज़ल्ट अभी आना है, अभी आया नहीं, अभी MOU साइन हुए हैं। मौके पे काम कब होगा, किस तरह होगा, ये अभी हमें पता चलना है। PDMA इस वक्त इवैक्यूएशन सदर्न पंजाब में करवा रही है जौक दर जौक, और वहाँ पे भी उनके पास कोई उनको रखने की जगह नहीं है। यानी कि अगर आपको इवैक्यूएट किया जा रहा है स्लाब एरिया से तो उनके पास जगह नहीं है आपको कहाँ पे रखना है। तो मेरी अपील होगी जितने लोग वेलफेयर का काम करते हैं कि मेरे भाई आप लोग बाकी सारे काम फ़िलहाल छोड़ दें, यहाँ पहुँचने की कोशिश करें। जितने आप लोग देख रहे हैं वीडियो, जितना आप कर सकते हैं इन लोगों के लिए करें, क्योंकि सरकार ने नहीं करना। सरकार की ना कैपेसिटी में, ना सरकार ये अहलियत रखता है। इस वक्त 21 लाख एकड़ फार्म लैंड अफेक्ट हो चुका है। कितना? 21 लाख। 9,70,000 एकड़ चावल के, जिनमें से 60% आप कह लें तबाह हो चुका है। यानी कि लगभग आप कह लो 5-5.5 लाख एकड़ चावल तबाह हो चुका है। कॉटन का 1,10,000 एकड़ तबाह हो चुका है। मेज़ का 1,80,000 एकड़ तबाह हो चुका है। शुगर केन का 2,20,000 एकड़ तबाह हो चुका है। चारे का 4 लाख एकड़ तबाह हो चुका है। और सब्जियों का 1 लाख एकड़ तबाह हो चुका है, 1,15,000 तकरीबन। जो हमारे नेशनल क्रॉप टारगेट से, राइस का 9.17 मिलियन टन, मेज़ का 9.7 मिलियन टन, शुगर का 80.3 मिलियन टन, कॉटन का 10.2 मिलियन बेल्स, ये सब कुछ अब ख़तरे में आ गया। गंदम की प्राइस कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मार्केट में गंदम निकाला जो उन्होंने रखा हुआ था मुर्गियों की फीड के लिए। उससे क्या हुआ? मुर्गियों की कीमत ऊपर चली गई। आप कान अब जिधर मर्जी से पकड़ेंगे, इस वक्त इन्फ्लेशन को कोई भी नहीं रोक सकता। जो इस वक्त फ्लड लॉस की प्रोजेक्शन है वो $1.4 बिलियन की सिर्फ पंजाब में इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक आ रही है। एग्रीकल्चर लॉस तकरीबन 1 बिलियन का, ये 0.24% ऑफ GDP है। इन रियलिटी ये फिगर खासे ही बड़ा होगा, खासे ही बड़ा होगा। आपको तकरीबन अपने कॉटन का शॉर्टफॉल जो क्रिएट हो गया पूरा करने के लिए $1 बिलियन का कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कहाँ से करोगे मेरे भाई? ये कहाँ से चीज़ें होंगी?
प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने पैसे ना ज़ाया करें। हिस्टोरिक किस्म की महंगाई आगे नज़र आ रही है और उसको रोकने के लिए जो सरकार पैसे उठाएगी उससे आप समझें कि अवामुन्नास का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं कतई नहीं कहता कि इस वक्त कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती तो कोई और रिज़ल्ट आता, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि करंट निज़ाम के अंडर, करंट पीका लॉज के अंडर रिपोर्टिंग इम्पॉसिबल हो चुकी है, क्रिटिक इम्पॉसिबल हो चुका है। ये पूरी पीका की बहस इस वक्त सेनेट में हो रही है कि जनाब ये मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। इसको लीड कर रहे हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब। मसलन हम आपको अब सच भी नहीं बता सकते, और इसका प्रॉब्लम क्या है? लोग बहुत सारे कहते हैं जी एम सच सुन के डिप्रेस होना है, ज़िंदगी जियो। नहीं सर, सच समझ के आप और मैं प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं, सच के बगैर नहीं ढूंढ सकते। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। फ्लड विक्टिम्स के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।